नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस सेशन में। आ, मैं माफी चाहूंगा कि लास्ट फ्राइडे को हमारा सेशन हुआ, मंडे को मैंने वापस से सेशन रख लिया। बिकॉज मुझे कुछ लोगों की डिमांड भी थी और कुछ मुझे भी लगा कि मार्च का महीना है, तो इस मार्च के महीने के लिए कुछ हमको ऐसे ही कुछ टॉपिक चाहिए रहेंगे कि मार्च की शुरुआत के वीक में ही हमको यदि टॉपिक कुछ मिल जाते हैं, क्योंकि दीपा होली भी अभी आने वाली है, वुमेन्स डे भी आने वाला है। तो यदि बेहतर होगा कि हमको कुछ अच्छा कंसेप्ट मिल जाए, तो हम लोग मार्च को पूरी तरीके से इनकेस करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वजह से मैंने मंडे का सेशन अरेंज किया है दोस्तों। एंड इस सेशन में आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें तीन मेन बिंदु होंगे हमारे। पहला ये कि मार्च के महीने में हमें बिजनेस क्यों करना है, राइट। तो मार्च के महीने में बिजनेस करने के फायदे क्या मिलेंगे, ये चीज हम लोग बात करेंगे। सेकेंड नंबर में हम लोग ये समझेंगे कि मार्च के महीने में किस कंसेप्ट को लेकर हम लोग लोगों के पास जाएं, ताकि हमारा मार्च का महीने में हम लोग बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर पाए। तो मार्च के महीने का कंसेप्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इसी मार्च के महीने का नहीं रहेगा, ये मार्च के महीने के बाद भी हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी रहेंगी, राइट। एंड थर्ड नंबर ये कि जो कंसेप्ट रहेगा, तो हमें उसके लिए प्रोस्पेक्ट कौन रह सकता है हमारा, किसके पास हमें जाना चाहिए ताकि हमारा जो बिजनेस है वो मिल पाए। तो हम तीनों बिंदुओं के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी कि मार्च का महीना क्यों अहम है, राइट। मार्च के महीने में हमको क्या कंसेप्ट यूज करना है, और ये कंसेप्ट लेकर के हमको किसके पास जाना है, किस पार्टी से मिलना है, राइट। तो इससे क्या होगा कि एक प्रॉपर तरीके का सोल्यूशन हमारे सामने होगा। एंड तो दोस्तों, हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ये जब एक तीनों रिदम से हम लोग बात करेंगे, तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा मार्च के महीने में अप्रोच करने के लिए, कि हम किस तरीके से कस्टमर के पास जाएं, किस तरीके से मिलें, क्या बातें करें। और जो भी चीजें रहने वाली हम लोग बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर पाएंगे, राइट। तो आज हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जब सेशन की शुरुआत करना है, तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्च का महीना हमारे लिए क्यों जब बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, राइट। तो मैं वाई मार्च इज स्पेशल, हमारे लिए मार्च क्यों बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाता है। और जहां तक मैं समझता हूँ एज ए बिजनेसमैन, की मार्च सिर्फ आप लोगों के लिए स्पेशल नहीं होता। मार्च का जो महीना होता है ना, वो हर किसी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाता है, राइट। क्योंकि ये मार्च के महीने में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी वगैरह आती है, तो मार्च का महीना बहुत अहम होता है। बट हम लोग किस तरीके से बिजनेस में उसको कन्वर्ट कर पाए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि मार्च का महीना हमारे लिए क्यों अहम होने वाला है, राइट। तो वाई मार्च इज स्पेशल रहा हूँ। तो बेसिकली मार्च का महीना एक ऐसा महीना होता है जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, राइट। अप्रैल से लेकर के मार्च तक का जो समय होता है, ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर का रहता है हमारे यहाँ पर। और ये मार्च के महीने में यदि मान लीजिए मैं किसी पॉलिसी को परचेस कर लेता हूँ, तो जो हमारे बोनस डिक्लेयर होते हैं वो मार्च के लास्ट में होते हैं, अप्रैल के अकाउंट महीने में सभी के अकाउंट में वो बोनस इस तरीके से क्रेडिट हो जाते हैं, राइट। तो जो मार्च का महीना होता है ना, मार्च के महीने में पूरा एक साल का जो बोनस का बेनिफिट होता है हमारा, यानी अप्रैल से लेके मार्च तक, यदि मान लीजिए मैंने अप्रैल में कहीं पे पॉलिसी लेता हूँ, और अप्रैल में पॉलिसी लेने पर जो मुझे बोनस मिलने वाला है मार्च में, मार्च के लास्ट में, यदि मैं मार्च में भी यदि वो पॉलिसी लेता हूँ, तो मुझे वो उसका बेनिफिट मिलने वाला है। यानी मैं मार्च के महीने में लूंगा, और बाकी के 11 महीने में मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है उस पर्टिकुलर पॉलिसी में, है ना, तो भी मुझे पूरे साल का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी मैंने यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे भी यदि पैसे को इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो लास्ट मूवमेंट पे भी मुझे पूरे ओवर द पीरियड यानी 1 ईयर का जो बोनस है, वो मेरे अकाउंट में जुड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है कि मैंने लास्ट मोमेंट में पैसा जमा किया, मेरे अकाउंट में बोनस जुड़ गया। तो जो 11 महीने का, एक तरीके से एक बिजनेसमैन सोचता है कि 11 महीने जो मैंने पैसा, मान लीजिए मैंने अप्रैल में पैसा जमा किया होता सपोज, और अप्रैल से लेकर के जो मेरा पैसा, मान लो मैंने 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया LIC में, तो 50,000 रुपये मेरा फिर अगली जो EMI आने वाली है मेरी, कब आने वाली है, अप्रैल में आएंगी, नेक्स्ट ईयर में। तो मेरा अप्रैल से लेके मार्च तक का, यानी मेरा पैसा जो गया था, उसका जब बोनस मुझे मार्च में मिला, तो मतलब एक तरीके से तो मेरा पैसा एंगेज हो गया। एक माइंडसेट चलता हमारा, राइट, कि भाई मैंने पूरा 11 महीने पे मेरा यूज नहीं हो पाया ना पैसे का। यदि यही चीज मुझे पहले से पता होती कि यदि ये पॉलिसी मैं यदि अब मार्च में भी परचेस करता, तो ये 11 महीने शायद मैं पैसों का यूज कर पाता। तो ये 11 महीने जब मैं पैसे का यूज करता, लास्ट में मैंने मार्च में मैंने पॉलिसी ले लेता, तो मुझे वो साल भर का भी बेनिफिट मिलता, यानी मुझे डबल बेनिफिट मिल जाता। मार्च के पहले का जो समय था उसमें मैं बिजनेस में पैसा यूज कर लेता, और मार्च में जाकर के मैं पॉलिसी परचेज करता, तो मुझे साल भर का भी बेनिफिट मिलता। तो यहाँ पे डुअल बेनिफिट हो सकता है। तो मैं पॉलिसी होल्डर को हम लोग यही समझाने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा कि जब भी हम पॉलिसी होल्डर से मिलेंगे, हमको ये समझाना है कि मार्च के महीने में जब आप पॉलिसी लेते हैं, तो आपको पूरे साल भर का आपको जो कमीशन मिलने वाला, जो बोनस मिलने वाला है, वो आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। यानी साल भर के लास्ट में भी पैसा जमा किया, तो साल भर का बेनिफिट हमको मिलेगा, राइट। सेकेंड नंबर में हमारे यहाँ पे आता है कि हम लोग
पीरियड मेच्योरिटी बेनिफिट ले सकते हैं। पीरियड मेच्योरिटी बेनिफिट का मेरा मतलब यहाँ पर है कि हम लोग यहाँ पे चाहे तो मार्च के महीने में तो हम लोग बैक डेट भी कर सकते हैं, है ना। तो बैक डेट करेंगे तो हमको अप्रैल तक का हमको परमिशन है। तो 1 अप्रैल से लेकर के अभी तक की डेट में हम लोग कभी भी बैक डेट पॉलिसी कर सकते हैं। अब बैक डेट पॉलिसी करने से बेनिफिट क्या मिलने वाला है? पॉलिसी होल्डर को 1 साल पहले मैच्योरिटी मिल जाएंगी, राइट। अभी सपोज करिए 2023 से मैं 20 साल की पॉलिसी बेचता हूँ, तो 43 में मैच्योर होने वाली है। वही पॉलिसी यदि मैंने अभी बैकडेट कर दिया 2022 के हिसाब से, तो अप्रैल 2022 के हिसाब से वो मैच्योरिटी होने वाली 42 में, यदि 20 साल के लिए लेता हूँ तो जहां पे मुझे मैच्योरिटी 43 में मिलने वाली, वहीं पे मुझे मैच्योरिटी 42 में मिलने वाली है। यानी मुझे लगभग 11 महीने पहले मेरे पास पैसा आ गया। अब सपोज करिए एक एग्जांपल के लिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपए आने वाला मैच्योरिटी के रूप में, राइट। अब 1 करोड़ का यदि मैं 1 साल का बैंक का भी यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट देखूं, तो अभी करंट के हिसाब से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 4-5% है ना। 4% भी यदि मैं पकड़ता हूँ, यदि 1 साल तक बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा रहता है, तो 1 साल के ऊपर मुझे कम से कम 4 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसमें मैं अभी इनकम के मतलब इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, जस्ट बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। यानी 1 करोड़ रुपए यदि आपने जमा करा, तो 1 साल तक यदि आपके अकाउंट में वो सेविंग अकाउंट में रहा, तो आपको 4% के हिसाब से 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, बराबर है। अब सोचिए कि यदि पार्टी को यदि मैं आज बेनिफिट ये दिलाऊं कि मार्च के महीने में पॉलिसी निकालूंगा, लेकिन मैं पॉलिसी निकाल दूंगा अप्रैल के महीने के हिसाब से, यानी मैं 2022 के हिसाब से आपको पॉलिसी निकालूंगा, तो मेच्योरिटी आपको 1 साल पहले मिलेंगी। तो 1 साल पहले जब वो मेच्योरिटी मिलेगी, तो आप मेच्योरिटी को यदि बैंक में भी रखेंगे, तो आपको उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। जबकि आज की डेट से यदि मैं पॉलिसी निकालूंगा, तो मुझे वो पॉलिसी का जो आपको बेनिफिट मिलने वाला वो वही मिलने वाला है। यानी 2043 में आपको मैच्योरिटी मिलने वाली है 20 साल के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे यदि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आपको पहले मैच्योरिटी दिला सकता हूँ। अच्छा, जो पैसे का जो मैच्योरिटी मिलने वाली है, उसमें जो मैंने इनकम की बात की है ना, कि अभी आपने मान लीजिए सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। अब सेविंग अकाउंट में जो अमाउंट मिला वो आपकी मैच्योरिटी के साथ जोड़ेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी मैच्योरिटी बढ़ के दिखेंगी एक तरीके से, है ना। तो यदि हम लोग थोड़ा सा बैकडेट भी करें, हमको बैकडेट में बहुत नॉमिनल कुछ लेट फी का अमाउंट आता है, वो लेट फी का अमाउंट यदि हमने पे कर दिया, हमने बैक डेट पॉलिसी कर दी है मार्च के महीने में, क्योंकि मार्च ही एक ऐसा महीना होता है जहां पे बैक डेट पॉलिसी करने का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप ले पाते हैं, राइट। तो अभी हम लोग बैक डेट कर देंगे पॉलिसी को, तो बैक डेट में पार्टी को डबल बेनिफिट मिल जाता है। यानी उसको मैच्योरिटी 1 साल पहले मिलेगी, साथ ही साथ जो मैच्योरिटी 1 साल का यदि उसका यदि पैसा और एलआईसी में रहता, तो वो पैसा यदि उसके पास पहले आ गया, तो उसका वो यूटिलाइजेशन करेगा। 4-5% के हिसाब से देखें तो 4-5 लाख का उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा, राइट। तो दो बेनिफिट हमने समझा यहाँ पे। यदि बैकडेट करते तो हमको इस तरीके से आएगा। सेकंड नंबर में ये कि बैकडेट के साथ हम लोग ना किसी पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर की कोई डेट को भी मैच कर सकते हैं। सपोज कीजिए किसी का बर्थडे आता है, किसी की एनिवर्सरी आती है, किसी का कुछ स्पेसिफिक कोई ओकेजन है, या फिर कोई ऐसा भी समय होता है कि उस समय में मेरे पास पैसे रहते हैं। अभी तो पैसे इतने ज्यादा नहीं रहते, लेकिन हाँ ये समय है। जैसे एक व्यापारी हो गया, सपोज कीजिए व्यापारी बोलता है कि जनरली नवंबर के महीने में दीपावली आती है, तो नवंबर के महीने में जब दीपावली होती है, उस समय मेरे पास दीपावली का पैसा रहता है, क्योंकि मेरा दीपावली में बिजनेस होता है, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि नवंबर की डेट के हिसाब से, दिसंबर की डेट के हिसाब से उसकी पॉलिसी सेट कर दूंगा, ताकि मेरा आने वाले समय में जो मेरा लैप्सेशन के चांसेस रहेंगे कि भाई पार्टी के पास पैसा नहीं है, तो पार्टी के पास पैसा नहीं है, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको उस समय के हिसाब से सेट करके दे दिया पॉलिसी, जिस समय उसके पास पैसा रहने वाला है, राइट। तो मेरे पास ये बेनिफिट हो गया। यानी मैंने भी क्या बात आपसे की कि यदि मैं बैक डेट पॉलिसी करूंगा, तो मुझे उसका 1 साल पहले मेच्योरिटी मिल जाएगा। 1 साल का जो यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ेंगे, तो वो दूसरा बेनिफिट मिल जाएगा। तीसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि हम उसके डेट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। बर्थडे में पैसा चाहिए, एनिवर्सरी में पैसा चाहिए। फोर्थ नंबर ये हो गया कि हमने उसको इस तरीके से सेट कर दिया कि जिस समय उसके पास पैसा रहता है, राइट, उस समय के हिसाब से उसको पॉलिसी का प्रीमियम आएगा, ताकि उसकी पॉलिसी को प्रीमियम पे करने में उसे कहीं की डिफिकल्टी या कहीं तकलीफ नहीं होंगी। तो यदि हम लोग थोड़ा सा बैकडेट कर से मार्च के महीने में है और बैकडेट करें, तो हमको ये 4 बेनिफिट हमारे पर्पज से भी मिलते हैं और पार्टी को भी उसके बेनिफिट मिलते हैं, राइट। यहाँ पे थर्ड नंबर के एक ऑप्शन आता है कि अभी बजट में जो आया है कि 5 लाख के प्रीमियम के ऊपर की जो मेच्योरिटी रहेंगी वो टैक्सेबल है ना। तो अभी बहुत सारे एजेंट दोस्त इसको मार्केट करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि 5 लाख के प्रीमियम के ऊपर की जो मेच्योरिटी आप लेंगे, यानी 1 अप्रैल 2023 से, है ना, तो उसके वो मेच्योरिटी का जो मेच्योरिटी जो आने वाली है वो टैक्सेबल रहने वाली है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है।
जब हम अपने पार्टी को समझा पाते हैं, बता पाते हैं कि अभी यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका जो भी बजट में आप इन्वेस्ट करेंगे, ये जो मेच्योरिटी मिलेंगी टोटली आपको टैक्स फ्री मिलने वाली है। लेकिन इसके बाद यदि आप जाकर के अप्रैल के महीने में या उसके बाद आप जब भी पॉलिसी लेंगे, यदि आपका 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम हो जाएगा, तो आपकी मेच्योरिटी क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल हो जाएंगे। यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर एक एक प्रोविजन है कि आपके पर्टिकुलर मतलब पैन कार्ड के ऊपर का 5 लाख रुपए है। वैसे ऐसा नहीं है कि मैंने अपने नाम की पॉलिसी निकाली वो 5 लाख का प्रीमियम, नहीं। यदि मैंने पॉलिसी निकाली 2 लाख रुपए की, मेरी वाइफ के लिए पॉलिसी निकाली 2 लाख रुपए की, और उसका प्रपोजल मैं ही हूँ, मैं ही पैसा पे करने वाला हूँ, तो मेरे पैन कार्ड में कितना हो गया, 4 लाख रुपए हो गया प्रीमियम का। तो 4 लाख हो गया, मेरे पास लिमिट कितने की है, 5 लाख की। अब सपोज करिए मैंने अपने बच्चों की 50-50 हजार की भी पॉलिसी निकाल दी, तो मेरे पैन कार्ड में कितना हो गया, 5 लाख रुपए हो गया। तो जो मेच्योरिटी आने वाली फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी, बिकॉज उसका प्रपोजर मैं हूँ, पैसा मैं पे कर रहा हूँ, पैन कार्ड के ऊपर से हमारा 5 लाख रुपए है। तो पर पैन कार्ड 5 लाख रुपए का प्रीमियम यदि आप उससे ऊपर का दे रहे हैं, तो आपकी मेच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएंगी। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जनरली जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, वही तो पॉलिसी निकालेगा ना बेसिकली। अभी सपोज कीजिए मैं हूँ, मेरी फैमिली की पॉलिसी जनरली मैं ही निकालूंगा। मेरी वाइफ की भी पॉलिसी निकालना है तो मैं ही निकालूंगा। यदि मेरी वाइफ की इनकम नहीं है सपोज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका तो पैन कार्ड यूज नहीं होगा, तो पैन कार्ड फिर मेरा यूज होगा। बच्चों का तो पैन कार्ड होगा नहीं, तो वही वहां पर भी मेरा पैन कार्ड यूज होने वाला है। यानी कि बच्चों की पॉलिसी में भी मेरा पैन कार्ड यूज हो जाएगा, वाइफ की पॉलिसी में भी मेरा पैन कार्ड यूज हो रहा है, मेरी खुद की पॉलिसी में मेरा पैन कार्ड यूज हो रहा है। तो ये बहुत बारीक सी बात है, लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है कि पर्टिकुलर पैन कार्ड में 5 लाख से या उसके ऊपर का जो भी आपका प्रीमियम आ जाएगा, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा मेच्योरिटी, राइट। तो बच्चों को भी जो टैक्स मेच्योरिटी मिलेगी वो भी टैक्सेबल होंगी, वाइफ को जो मिलेगी वो भी टैक्सेबल होंगी, आपको जो मिलेगी वो भी टैक्सेबल होने वाली है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसलिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश की है कि मार्च का महीना क्यों स्पेशल है। क्योंकि यदि मैं पूरी फैमिली के हिसाब से यदि कोई प्लानिंग करने वाला हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाला हूँ, आज नहीं तो कल करूंगा, 1 साल बाद करूंगा, 2 साल बाद करूंगा, पर ये चीज मुझे अभी ध्यान देनी पड़ेगी कि आने वाले समय में वो चीज मेरी टैक्सेबल हो जाएंगी, राइट। यानी यहाँ पे फोर्थ नंबर का पॉइंट है कि जैसे जब दिसंबर का महीना होता है, LIC जन का जनरली माइंडसेट क्या रहता है कि जनवरी से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक तो आराम से कंफर्ट जोन में रहते हैं। लेकिन जिसको MDRT करना होता है ना, वो दिसंबर के महीने में अचानक उसका एक अंदर से मीन्स सिंघम आ जाता है। वो सिंघम निकल जाता है, वो जाकर के पॉलिसी को सेल करने की कोशिश करता है, राइट। यानी उसका माइंडसेट अब पूरा बदल चुका होता है। वो जनवरी फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में बहुत अलाल से काम करेगा, शादियां अटेंड करेगा, घूमेगा फिरेगा, नॉमिनल जो बिजनेस है वो बिजनेस करता रहेगा। लेकिन उसको पता चलता है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर स्पेशली, या नवंबर दिसंबर में जब उसको जाके पता चलता है कि मुझे 12 लाख का पीएम लाना, 15 लाख का पीएम लाना, तो एकदम से फिर वो भागा दौड़ी में लग जाता है। और ये मैंने देखा है कि दिसंबर के महीने में एजेंटों से जब बात करो तो उनको बात करने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि उनका माइंडसेट पूरा ये रहता है कि बाकी सब बाद में करेंगे, अभी कैसे भी करके मुझे प्रीमियम लाना है और मुझे अपना MDRT कंप्लीट करना है। बिकॉज आपका माइंडसेट चेंज हो चुका रहता है। दिसंबर की जो ठंडी होती है वो आपके दिमाग में पूरी गर्मी पैदा कर देती है, जिसको MDRT करना है, COT करना है, TOT करना है, राइट। तो दिसंबर के महीने आपका टोटल माइंडसेट अलग रहेगा। लेकिन जैसे दिसंबर निकलता है, जनवरी में इतनी लंबी राहत की आप सांस ले लेते हो कि अरे वाह, अब तो बहुत बड़ी हमने हिमालय फतेह कर ली है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, 1-2 महीने आराम करेंगे, दिसंबर में बहुत काम हो गया। तो आपका ऑटोमेटिकली जनवरी में आके आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है ना। तो जब हम लोग अप्रैल के महीने से लेकर के फरवरी के महीने तक हम किसी भी पर्सन से जाके मिलते हैं, बातें करते हैं, उसका माइंडसेट बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ करेंगे, देखेंगे, बाद में सोचेंगे, बताएंगे। लेकिन मार्च के महीने में जब हमको अपना ITR फाइल करना होता है, मार्च के महीने में मेरा टोटल साल भर का जो मेरी अकाउंटिंग होती है, तो उस अकाउंटिंग की वजह से मेरा माइंडसेट बन जाता है कि हाँ ये पैसा या तो मुझे प्रॉफिट के रूप में हुआ है, तो ये पैसे को मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर देता हूँ, पहली बात। या मेरा इनकम टैक्स बहुत ज्यादा जा रहा है, तो इसके हिसाब से मेरे को पॉलिसी निकालना पड़ेगा, CA भी उसको ऑलरेडी बोल चुका रहता है। तो ये दिसंबर मार्च का महीना होता है ना, ये हर एक बिजनेसमैन का, या जो भी बिजनेसमैन नहीं, जो भी प्रोफेशनल भी रहेगा वो भी है ना, जिसकी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसको लगता है कि अभी मुझे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो HTC का बेनिफिट लेने के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है, राइट। तो ये एक ऐसा समय होता है मार्च के महीने का कि जहां पे शायद आप लोगों से जाके मिलेंगे और बोलेंगे हाँ यार इन्वेस्ट तो करना है, CA ने भी बोला है।
है ना। और आप जब जाके मिलेंगे बात करेंगे तो आपको, मुझे लगता है कि उसको बहुत कन्विंस करने की भी कोशिश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर है कि मुझे काम करना है, मुझे अभी पॉलिसी निकालना है या मुझे कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है। वो अच्छा ऑप्शन ढूंढेगा और उसमें इमीडिएट इन्वेस्ट करेगा। फिर वो आपको पोस्टपोन नहीं करेगा, आपको बार बार मीटिंग के लिए टाइम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट ऑलरेडी बन चुका है। ठीक उसी तरीके से बनता है जैसे आपका एमडीआरटी के लिए दिसंबर में बन जाता है, उसका इन्वेस्टमेंट करने का माइंडसेट यहाँ पे मार्च में बन जाता है, राइट। तो मार्च का महीना बहुत अच्छा होता है जहाँ पे पर्सन मेंटली प्रिपेयर होता है इंश्योरेंस को लेने के लिए या फिर कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और उस समय यदि जब इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं, यदि हम उसको एक अच्छा कंसेप्ट दे दें, हम उसको एक अच्छा आइडिया दें, हम एक अच्छा प्रेजेंटेशन देके उसको समझा पाएं, वो सारे बेनिफिट बता पाएं, तो 101% ये होगा कि वो इन्वेस्टमेंट जो करेगा वो शायद इंश्योरेंस पे ज्यादा करेगा, अदर्स में कम करेगा, राइट। तो अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रहता है मार्च के महीने में, राइट। तो ये चीज हमको इसको इनकेस करने की जरूरत है। और फिफ्थ नंबर में है कि ऑन माइलस्टोन्स, ये स्पेशली एलआईसी एजेंटों के लिए मैंने पॉइंट रखा है, राइट। इसको हम पार्टी के हिसाब से भी बोल सकते हैं, पार्टी के हिसाब से ये बोल सकते हैं कि सर आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, आपको अपनी पूरी फैमिली का जो आपको फाइनेंशियली आप सिक्योर होना चाहते हैं, तो आपको अपने लिए आपने इंश्योरेंस ले लिया, बहुत अच्छी बात है। मैडम के लिए इंश्योरेंस ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों के लिए आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, बच्चों के लिए इंश्योरेंस ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आपको अपनी लाइबिलिटीज के बारे में सोचना चाहिए, लाइबिलिटीज के लिए आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे अलग अलग पॉइंट के ऊपर जाकर के पार्टी से बात कर सकते हैं और उनको उन पॉइंट्स के लिए कन्विंस करके उनके जो माइलस्टोन मैं बोलता हूँ उसको, कि वो माइलस्टोन को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। वो माइलस्टोन में जाके हम लोग अपना क्या बंडा लगा सकते हैं कि हाँ ये हमने फुलफिल कर लिया। सेम चीज आपके लिए है, आपको भी अपनी क्लब मेंबरशिप के लिए काम करना है। साल भर में हमने जो भी काम किया रहेगा, उस काम का भी हमको भी तो अपने एक बेनिफिट बनाना है, हमको भी तो अपने आने वाले समय के हिसाब से एक अपना कमीशन अच्छा बना के रखना है, राइट। तो हमको भी तो हमारे माइलस्टोन बनाने हैं कि भाई मैंने यदि मेरा 2 महीना 4 महीना का बिजनेस नहीं हो पाया, दिसंबर तक मैंने एमडीआरटी के लिए कोशिश की, एमडीआरटी हुआ तो बहुत अच्छी बात है। एमडीआरटी नहीं हो पाया किसी रीजन से, तो मेरा वैसे डिप्रेशन में जनवरी और फरवरी खराब हो गया, 2 महीने मैंने इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाया क्योंकि मेरा माइंडसेट ही नहीं था। लेकिन मार्च के महीने में अभी मैं वापिस अपना पूरा 1 साल का जो माइलेज है, जो 1 साल का जो मेरा एवरेज है ना, वो निकाल लूंगा। तो माइलस्टोन मेरे खुद के लिए है कि यदि मैंने सोचा कि इस साल में सपोज करो मैं एमडीआरटी करा तो बहुत अच्छा, लेकिन मैंने एमडीआरटी नहीं भी किया तो इस फाइनेंशियल ईयर में मैं 10 लाख 12 लाख पे कमा के रहूंगा। तो एक 10-12 लाख पे कमाना ये आपका खुद का माइलस्टोन है जो आपको फतह करना है ना। तो यदि आपको समझ में आता है कि मैंने ये पिछले 11 महीने में सपोज कीजिए मैंने 5 लाख या 8 लाख रुपए ही कमा पाए हैं, तो मुझे अपना डिफरेंस जो अमाउंट है, जो मेरा गैप आ रहा है, वो गैप एनालिसिस जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ दोस्तों की, जो पार्टी को समझाते हैं ना, वो अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करने का। जब पार्टी को हम लोग गैप एनालिसिस करते हैं ना कि भाई आपका इतना गैप हो गया, आपको इतना इंश्योरेंस लेने की जरूरत है, तो आपकी कमाई का भी गैप हो गया है ना। तो ये कमाई के गैप को भी तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। वो फुलफिल करने के लिए आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। और मार्च एक ऐसा महीना है जहां पे आप अपने सारे एवरेज को मिला सकते हैं, सारे माइलस्टोन क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। और ये एक ऐसा समय होता है मार्च का महीना जो आपके आने वाले एमडीआरटी का फाउंडेशन बहुत मजबूती से खड़ा कर सकता है, बहुत मजबूती से। क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वार्टरली प्रीमियम आपको मिल सकते हैं, हाफ ईयरली प्रीमियम मिलेंगे, मंथली प्रीमियम मिलेंगे, ईयरली प्रीमियम मिलेंगे। यहाँ पे आप बैक डेट करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो एमडीआरटी करने के लिए ना मुझे लगता है कि दिसंबर से भी कहीं ज्यादा पावरफुल यदि कोई समय होता है ना, तो वो होता है मार्च। दिसंबर में तो वो लोग जाते हैं जिन्होंने अलाली की है लास्ट मोमेंट में, जिनको दौड़ने की आदत है। यानी 11:40 की जिसकी ट्रेन होती है, वो 11:39 में प्लेटफॉर्म में जाता है, वो इंसान दिसंबर वाला है। लेकिन जिस इंसान को पहले से कंफर्ट पता है कि मुझे आराम से एमडीआरटी अचीव करना है या सीओटी टीओटी करना है, तो अपना मेन जो फाउंडेशन है ना, वो पूरा बना के रख देता है मार्च के महीने में। क्योंकि मार्च का जो बिजनेस रहेगा, ये ऑटोमेटिकली आपको साल भर उसका बेनिफिट भी देगा। पहले साल का भी बेनिफिट हम लोग ले पा रहे हैं, आने वाले समय का भी बेनिफिट ले पा रहे हैं। यहाँ पे हम बीच में खड़े हैं, यानी मेरे पास यहाँ पे 11 महीने पुराने भी समय है ना, और यहाँ पे आने वाले मेरे पास 5-6 महीने 7 महीने का समय, 8 महीने का समय है ना। तो ये वाला समय भी मेरे 9 महीने का समय, सॉरी, तो ये 9 महीने का समय यहाँ मिला, 11 महीने का समय यहाँ मिला। अब सोचिए आपको एमडीआरटी करने के लिए पूरे पूरे 20 महीने मिल रहे हैं, पूरे पूरे 20 महीने मिल रहे हैं। तो फिर मैं क्यों आखिरी मूवमेंट में दौड़ने की कोशिश करूं? मैं बीच में खड़ा हूं अभी, मैं लेफ्ट में भी जा सकता हूँ, राइट में भी जा सकता हूँ, बैक डेट करूंगा तो वहां से बेनिफिट लूंगा।
है ना। आने वाले अभी समय में जो पॉलिसी करूंगा उसका बेनिफिट मैं बाद में लूंगा। अब सपोज करिए आप किसी पार्टी के पास नवंबर दिसंबर में जाते हैं और वो आपको बोलता है कि यार मैं कर दूंगा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मंथली मोड पे काम करूंगा। आप बड़ी एक्सपेक्टेशन से गए थे कि मेरे को 2 लाख का पीएम मिलेगा, 4 लाख का पीएम मिलेगा, उसने मंथली मोड पे आपको दे दिया प्रीमियम 20,000 रुपए का। क्या करेंगे आप? आपका गैप फुलफिल हुआ नहीं। लेकिन यदि यही मंथली मोड का प्रीमियम अभी मिल जाएगा आपको मार्च के महीने में, आपको 2 महीने बैक डेट कर दीजिए, जनवरी से उसका शुरू करा दीजिए, पूरे साल भर का बेनिफिट आप ले पा रहे हो। तो थोड़ा सा मीन्स हम लोग जोश में आने की बजाय हम लोग थोड़ा होश से काम करेंगे, तो ये जो मेरे को 12 महीने में एमडीआरटी अचीव करना है, ये 12 महीने के एमडीआरटी सीधे सीधे आपको पूरे लगभग 20 महीने में मिल गई। 20 महीने में मैं आराम से मैं काम करूंगा, है ना। बिना किसी प्रॉब्लम के काम करूंगा, कंफर्ट के साथ काम करूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा काम मुझे कहाँ करना पड़ेगा? मार्च के महीने में। जब बिल्डिंग बनानी होती है ना, तो सबसे ज्यादा मेहनत करी जाती है फाउंडेशन के ऊपर। जितना मजबूत फाउंडेशन रहेगा उतनी अच्छी बिल्डिंग बनेगी। बाद में स्लैब डालने में वो पूरी बिल्डिंग को खड़ा करने में बहुत मेहनत नहीं है, लेकिन फाउंडेशन बनाते समय बहुत मेहनत है। तो फाउंडेशन बनाने का ये महीना है, मार्च का महीना। इस महीने में फाउंडेशन बना दिए ना, बहुत आपका एमडीआरटी कोई भी नहीं रोक पाएगा, ये मैं दावे से बोलता हूँ। इसलिए मुझे लगता है दोस्तों कि मार्च का महीना बहुत ज्यादा स्पेशल है एमडीआरटी के लिए स्पेशली, और आपके बिजनेस के लिए, राइट। तो यहाँ पे बेनिफिट हमको क्या मिलने वाला है? कस्टमर का भी माइंडसेट रहता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हमारा भी माइंडसेट रहता है एमडीआरटी अचीव करना है तो हमको उस तरीके से काम करना है। कस्टमर को अपने माइलस्टोन फुलफिल करने हैं, मुझे भी अपने माइलस्टोन फुलफिल करने हैं, राइट। कस्टमर को उसको हम लोग एडिशनल बेनिफिट दिला रहे हैं, बैकडेट करके दे रहे हैं, साथ ही साथ हम उसको बोनस का बेनिफिट दिला पा रहे हैं। तो बाकी चीजों का जो बेनिफिट्स है, और अभी जो बजट का है, आपको इस बजट का बहुत बड़ा एक चेंजेस है। जो इसको समझ पा रहा है वो उसको लेकर बहुत सीरियस है, और जो नहीं समझ पा रहा है, जिसकी मानसिकता ये कि यार मेरा तो पॉलिसी जो होल्डर है वो तो 50,000 वाला है, 1 लाख पे वाला है, तो 5 लाख तो हम टच करने ही वाले नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हम लोग अभी उस नजरिए से देख ही नहीं रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। अदरवाइज छोटे से छोटे एजेंट के लिए भी बहुत बड़ा चेंज आया है, यदि हम उसको सही समय सही तरीके से देख पाए तो, राइट। तो दोस्तों मैं मार्च का क्यों स्पेशल है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मेरा पहला जो बिंदु था, ये पहला जो मेरा फेज था आपको आज की सेशन का, ये कंप्लीट है कि मैं मार्च के महीना हमारे लिए क्यों स्पेशल है और आपको क्यों काम करना चाहिए, राइट। क्योंकि आज हम लोग कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो कंसेप्ट के ऊपर जब मैं आपसे बात करूंगा तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप लोग अपना भी एक इन्वॉल्वमेंट मेरे साथ रखें, सो डेट मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी बात समझ में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही, राइट। तो यदि यहाँ तक मेरी बात से आप यदि एग्री हैं तो आप मुझे ये एग्री करके आप मुझे मैसेज कीजिए, सो डेट मैं समझ पाऊँ कि हाँ आप तक मैं पहुंच पाया, आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं, समझ पा रहे हैं, राइट। एंड उसके बाद फिर मैं अपने कंसेप्ट को और आगे लेकर के चलना शुरू करूँ। मैं साथ ही साथ आप लोग की चैटिंग भी थोड़ा देखते करूंगा। और आज का कंसेप्ट यदि आप इसको थोड़ा सा इन्वॉल्व होकर के रहेंगे, आप यदि सिर्फ ऐसा बैठेंगे दोनों हाथ ऐसा करके या ऐसा करके बैठेंगे, तो ये कंसेप्ट आपके लिए नहीं रहेगा, है ना। मैं यहाँ पे कोई भी मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा, कोई भी मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मोटिवेशन आपके अंदर बहुत है, बहुत है। इतना मोटिवेशन हो गया कि आप काम ही नहीं कर रहे हैं, इतना मोटिवेशन हो जाता है। तो मोटिवेशन की तो मुझे बात करनी ही नहीं है, मुझे सिर्फ कंसेप्ट की बात करनी है, मुझे आपको रियलिटी बतानी कि एक्चुअल रियलिटी क्या है ना। तो जो बाकी का समय है ना, ये समय में हम लोग काम जो करते हैं, लेकिन इस समय में एक पीरियड होता है ना, किसी भी चीज का एक गोल्डन टाइम होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एमडीआरटी करने का सबसे अच्छा और सबसे गोल्डन टाइम जो होता है ना, वो मार्च का महीना है। यहाँ तक यदि मेरी बात से आप एग्री, काफी दोस्तों ने मुझे एग्री लिख के दिया है यहाँ पर, राइट। तो मैं चाहूंगा कि अब हम लोग हमारे सेशन सेकंड फेज की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जहाँ पे हम लोग हमारे कंसेप्ट को लेकर के बातें करेंगे। तो हम लोग हमारे कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे दोस्तों यहाँ पे। और कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत, यदि आपको समझ में आ गया है कंसेप्ट, तो ये समझ लीजिए कि आपको एक तरीके से, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत मैंने कंसेप्ट बनाया तो ऐसा है और वैसा, मेरे को बहुत बड़ी भूमिकाएं बनाते नहीं आती, लेकिन मैं इतना ही बोल दूंगा, कंसेप्ट यदि आप सही तरीके से समझ गए तो ये समझ लीजिए कि आपको अलादीन का चिराग मिलेगा, राइट। अलादीन का चिराग आपके हाथ में आ जाएगा, यदि उस कंसेप्ट के साथ आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो। यदि नहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर वो चिराग आएगा भी तो कोई काम का नहीं रहेगा, राइट। आप उसको समझना, देखना, मेरे लगेगा तो आपके साथ क्वेश्चन आंसर की यदि नौबत आएंगे तो मैं क्वेश्चन आंसर भी करूंगा। बट मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आंसर की जरूरत पड़ने वाली है,
क्योंकि जब ये सेशन कंप्लीट होगा ना, तब तक आप लोग बहुत कुछ चीजें समझ चुके रहेंगे, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए आइडियाज के साथ आप लोग यहाँ पे आ चुके रहेंगे, राइट। तो अभी हम लोग सेकंड अपने हमारे, मैं हमेशा जब भी अपने कोई कंसेप्ट और कोई भी बातें आपके सामने रखता हूँ, स्पेशली जब मेरे कंसेप्ट होते हैं, तो मैं हमेशा एक सवाल के साथ आपसे बात करता हूँ। और सवाल के लिए मैं चाहता हूँ कि हर पर्सन इन्वॉल्व हो, क्योंकि यदि आंसर आप कर पाएंगे, इसका मतलब है कि आपके मेरे बीच का कनेक्शन बन गया, है ना। यदि मैं आपको यहाँ से हेलो बोलूं और आपको वहां पे सुनाई ना दे, जो मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था, और आप वहां से हेलो बोलो मुझे सुनाई ना दे, तो फिर आपके मेरे बीच का कनेक्शन है ही नहीं। तो फिर मैं कुछ भी बात करूंगा वो समझ में नहीं आएंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं एक सवाल, बहुत बहुत बेसिक सवाल है, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा और उसका आंसर भी आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का आठवां आश्चर्य क्या है। बहुत बहुत बेसिक सा सवाल पूछा मैंने। आप में से हर किसी बंदे को पता होगा कि आठवां आश्चर्य क्या है। ये दुनिया का आठवां आश्चर्य ना, वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है ना। कंपाउंडिंग मतलब कंपाउंडिंग बोला गया है, उसके साथ इंटरेस्ट वर्ड जोड़ दिया गया, तो वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हो गया। तो दोस्तों, दुनिया का जो आठवां आश्चर्य है ना, वो होता है कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग के साथ एक दुविधा और हो गई, जो मुझे लगता है पर्टिकुलर दुविधा ये हो गई कि कंपाउंडिंग को हमने सिर्फ इंटरेस्ट के साथ जोड़ा है, राइट। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो गया कि कंपाउंडिंग को हमने सिर्फ और सिर्फ जोड़ा है इंटरेस्ट के साथ। यानी इंटरेस्ट, यानी जो पैसा मिलता है या पैसा देते हैं, इसके लिए हमने बोला कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंडिंग दुनिया की हर एक चीज में होता है। ये बात अलग है कि हमने कभी उसको ध्यान नहीं दिया, राइट। दुनिया की हर एक चीज में कंपाउंडिंग होती है, हमको ध्यान नहीं रहा, इसलिए हम लोग फंस गए वहां पर, राइट। अभी मैं बात करना शुरू करूंगा कंपाउंडिंग का। सिंपल कंपाउंडिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक बेसिक चीज में कैसे कंपाउंडिंग होगी, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और आज का जो मेरा कंसेप्ट भी रहने वाला है, वो इसी के ऊपर रहने वाला है, कंपाउंडिंग के ऊपर, राइट। अभी मैं एक बात करता हूँ कि सपोज करिए एक इंसान है, एक इंसान ने अपना ऑफिस जाता है, सपोज करिए उसको जॉब है, 10 से 7 का उसका ऑफिस है। ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको 1 महीना काम करते हुआ उसके बॉस उससे बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसके बॉस ने उसको बोला कि अभी एक काम करो, तुम तो 2-2:30 बजे तक अपना काम कंप्लीट कर लेते हो, इसलिए तुमको 4 बजे तक तुम अपना काम करके ऑफिस से चले जाया करो। 7 बजे तक ऑफिस में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। 10 बजे आइए और 4 बजे अपना काम करके निकल जाइए ऑफिस से, बराबर। तो उसको 4 बजे से लेके 7 बजे तक का जो टाइम है, वो उसके पास फ्री टाइम है। बजे ऑफिस से निकल गया। 4 बजे निकलने के बाद उसको लगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे तारीफ मिली है, या जिसकी वजह से मुझे 3 घंटे के पहले मुझे छुट्टी मिली है, क्यों ना मैं इसके स्किल को थोड़ा और डेवलप करूं। और वो जाकर के किसी लाइब्रेरी में बैठा, अच्छी बुक पढ़ा उसने, अपनी स्किल को थोड़ा और फर्निश करने की कोशिश किया, अपनी स्किल को और बढ़ाने की कोशिश किया, कुछ नए आइडियाज सीखा। और नए आइडियाज सीख करने के बाद उसने अपने काम में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया। उस ऑफिस का लेकिन एक रूल था। रूल ऐसा था कि हर एम्प्लॉय को 1 साल के बाद उसको प्रमोशन मिल जाता था। और जब प्रमोशन मिलेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। अभी 10 का 7 ऑफिस था, अब 7 की जगह 8 हो जाएगा, यानी 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। ये बंदे ने क्या करा, उसको पता है कि जब मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है 1 साल के बाद, तो उस बंदे ने जाकर के अपने टाइम का यूटिलाइजेशन किया, अपनी स्किल को डेवलप किया। जब 1 साल के बाद उसको प्रमोशन का समय आया, तो वो ऑलरेडी उसने प्रमोशन के समय में इतना अच्छा काम किया कि वापिस उसको बोला कि तुम्हें 10 से 8 बैठने की जरूरत नहीं है, अब तुम 10 से 4 वापिस अपने टाइम पे रहो। उसे फिर से वो 3 घंटे का टाइम उसको वापस मिल गया। उसके जो दोस्त थे वो 10 से 8 बैठ रहे थे, ये 10 से 4 तब भी बैठ रहा था। फिर से इसको 4 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, क्योंकि 8 से 4 का टाइम, राइट। तो अब उसको पास जो 4 घंटे उसको फिर से मिल गए, उस 4 घंटे को वापस उसने यूटिलाइज किया, और उसने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश की, ताकि वो एक अच्छा मैनेजर बन पाए। और वो उसके बाद 1 साल के बाद फिर उसका प्रमोशन हुआ। अब टाइमिंग हो गई 10 बजे से लेकर 9 बजे रात तक काम करने की। ये बंदा मैनेजर बन चुका था। मैनेजर बनने के बाद इस बंदे ने फिर से अपना स्किल यूज किया, अपना मैनेजिंग का पावर यूज किया, अपने नए नए आइडियाज नए नए लॉजिक यूज किए। वो उसके काम से उसका बॉस फिर से इंप्रेस हो गया। उसने बोला तुम्हें 9 बजे तक बैठने की जरूरत ही नहीं है, अब एक काम करो, तुम तो 4 बजे वापिस चले जाया करो, तुम्हारी छुट्टी 4 बजे। अब उसको 4 से लेके 9 के बीच का जो 5 घंटे का समय था, अब उसको पहले 3 घंटे मिले पहले साल में, दूसरे साल में उसको 4 घंटे मिले, तीसरे साल में उसको 5 घंटे मिले। धीरे धीरे वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया,
अपने स्किल को और अपने आप को इतना डेवलप करते चला गया कि वो जिंदगी में कभी भी 4 बजे के बाद ऑफिस में बैठा ही नहीं, हमेशा 4 बजे तक ऑफिस से निकल जाता। उसके बाकी दोस्त लोग रात को 11-12 बजे तक बैठ के काम कर रहे हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है, क्योंकि उन लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया था। इस बंदे ने अपने ऊपर काम किया, इसने समय का सही उपयोग किया। तो इस बंदे ने करा क्या अल्टीमेट, तो इस बंदे ने क्या करा कि जो टाइम मिला उस टाइम का उसने यूज करा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, यानी यहाँ पे उसने कंपाउंडिंग की। जैसे हम लोग बैंक में इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे इसने क्या करा उस टाइम के ऊपर अपने आप को और डेवलप कर लिया। तो इसने और टाइम का यूटिलाइजेशन करके अपनी स्किल और बढ़ा ली। तो जब उसको समय आया तो उसने परफॉर्म कर गया। तो इस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करना शुरू किया, अपनी स्किल को डेवलप करना शुरू किया। और जब उसने अपनी स्किल को डेवलप करना शुरू किया तो उसको बेनिफिट उसके मिलते चले गए। यानी उसने बेसिकली करा क्या, तो उसने अपने टाइम का सही तरीके से यूटिलाइजेशन किया, यानी जिसको मैं बोलता हूँ कि उसने टाइम का कंपाउंडिंग किया, यानी वो समय का सदुपयोग किया, है ना। तो उसको आने वाले समय में प्रोग्रेस तो मिलती रही, पैसा भी मिलता रहा, सैलरी भी बढ़ती रही, पोजीशन बढ़ती गई, लेकिन टाइम उसका हमेशा उतना जो था उतने ही टाइम के साथ वो आगे बढ़ते रहा। आपको ऐसा नहीं लगता कि इंश्योरेंस में भी ऐसा कुछ हो सकता है? इंश्योरेंस में भी ऐसा कुछ यदि हो कि जो मैं पैसा आपको पे करने वाला हूँ प्रीमियम, वो प्रीमियम पे पे करूं तो उसमें भी मुझे कुछ बेनिफिट मिलते चले जाएं। मैं मैच्योरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं डेथ क्लेम की बात नहीं कर रहा, मैं आईटी बेनिफिट की बात नहीं कर रहा, मैं एसबी की बात नहीं कर रहा। मैं वो प्रीमियम का जो अमाउंट है, सपोज कीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए का प्रीमियम है, उस प्रीमियम का मुझे ऐसा कुछ बेनिफिट मिले कि मेरे को आने वाले समय में प्रीमियम का अमाउंट मेरे पास कम हो जाए। जनरली लोगों के माइंडसेट क्या रहता है, लोगों के दिमाग में कि सपोज यदि सर मैंने 1 लाख का प्रीमियम किसी को प्रपोज किया, सर मैं अभी तो भर दूंगा, आज पैसा है, लेकिन 1 साल के बाद पैसा नहीं रहेगा, 2 साल के बाद पैसा नहीं रहेगा, 5 साल के बाद पैसा नहीं रहेगा, तब क्या होगा? आती है कि नहीं ऐसी आप लोगों के सामने प्रॉब्लम आती ही नहीं? यस और नो मुझे बताइए प्लीज। ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती कि आज पैसा भर दूंगा लेकिन बाद में नहीं भर पाऊंगा, और बाद में नहीं भर पाऊंगा इस चक्कर में वो छोटा प्रीमियम आपको पे करता है, आपको बड़ा प्रीमियम कभी पे नहीं कर पाता। उस कंडीशन में हम लोग जितनी एनर्जी लगा करके हम उसको इंश्योरेंस सेल करने की कोशिश करते हैं, हमको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता दोस्तों। तो आज का जो मेरा कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट यही है। मैंने आपसे बात की है कंपाउंड सेविंग के ऊपर। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बात आपने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का आठवां आश्चर्य है। कंपाउंड टाइम की मैंने बात की आपके साथ एक एग्जांपल दे करके कि हम यदि हमारे समय का ही यदि हमारा 8 घंटे का समय था, 8 घंटे में से भी 2 घंटे को हम लोग यूज करते चले गए, यूज करते चले गए, यूज करते चले गए, तो वो दो दो घंटे का जो समय था वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होकर के हमको लास्ट में उसका बेनिफिट मिल जाता है। राइट। तो यहीं पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कंपाउंड सेविंग के ऊपर से। राइट। तो कंपाउंड सेविंग के ऊपर मैं अब जब बात करूंगा तो आप इसको कनेक्ट होने की कोशिश करना कि किस तरीके से होगा। राइट। तो यहाँ पे कंपाउंड सेविंग का मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ पे स्क्रीन में रखा हुआ है। हमारा टाइटल है कंपाउंड सेविंग। एंड मैं अभी एक एसएमएस या एक आपको मैसेज बोलूंगा जो आप लोग स्क्रीन पे पढ़ेंगे। डू यू नो यू कैन गेट 25% डिस्काउंट ऑन एनुअल सेविंग। एनुअल सेविंग का मेरा मतलब है प्रीमियम। क्या आप जानते हैं कि आपके प्रीमियम पे आपको हर साल 25% का डिस्काउंट मिल सकता है? राइट। यहाँ तक मेरा यदि आप लोगों ने मैसेज पढ़ लिया होगा तो मैं स्क्रीन को एक बार हट। अब मुझे ये मैसेज में बताइए कि कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि उनके प्रीमियम में से हर साल 25% का डिस्काउंट हम कैसे दे सकते हैं पार्टी को। मैं रिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मेरे को पार्टी बोलती है कुछ डिस्काउंट तो हम लोग रिबेट पे चले जाते हैं। यहाँ तो मैं डिस्काउंट देने की बात कर रहा हूँ ओपनली कि मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। राइट। जीवन लाभ बोला एक फ्रेंड ने। ओके। जीवन लाभ ठीक है। जीवन लाभ का पहले साल का प्रीमियम दोस्त यदि मैं 1 लाख रुपए दूंगा तो अगले साल का आप मुझसे 75,000 रुपये लोगे? यस और नो? जो लोग जीवन लाभ बोल रहे हैं मैं उन सभी से बोल रहा हूँ कि यदि मैं पहले साल का 1 लाख रुपए आपको प्रीमियम पे करता हूँ आज, नेक्स्ट ईयर आप मुझसे 75,000 रुपये लोगे, उसके थर्ड ईयर 75,000 रुपये लोगे, उसके बाद 75,000 रुपये लोगे। यदि मान लीजिए आपने 25-16 भी दिया, 21-15 भी दिया मुझे, तो मुझे आने वाले जो सब्सिक्वेंट ईयर रहने वाले हैं उसमें 25% का डिस्काउंट प्रीमियम में देंगे क्या आप? मैं एडजस्टमेंट की बात ही नहीं कर रहा।
कि लास्ट में जाकर के या मैं उसको एडजस्ट करके दिखा दूं कि देखो इतना डिस्काउंट मिला, इतना मैंने पैसा भरा, ये भरा वो मैं बात नहीं कर रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले साल यदि आपने 1 लाख रुपए मुझे दिया है तो मैं नेक्स्ट ईयर आपको आपसे 75,000 रुपये ही लूंगा। डायरेक्ट 1,25,000 का आपको डिस्काउंट। नो SIP, नो म्यूचुअल फंड, नथिंग। ईयरली में लेकर के मंथली में कन्वर्ट करने का, मंथली लेकर के ईयरली में कन्वर्ट करने का, नो कन्वर्जन। डायरेक्ट आप 1 लाख रुपए मुझे प्रीमियम दीजिए, मैं आपसे नेक्स्ट 75,000 रुपये लूंगा। जब तक आपकी पॉलिसी का PM टर्म चलेगा तब तक। मेरी बात फिर से समझ लीजिए। मैंने क्या बात की थी एग्जाम्पल देकर के, कि एक बंदा था जिसका ऑफिस में जॉब था। दोस्तों हैंड रेस करेंगे, मैं किसी का यहाँ पे अनम्यूट नहीं करने वाला। कंसेप्ट को समझ लीजिए, क्वेश्चन आंसर रहेगा तो लास्ट में कर लेंगे टाइम मिला तो। एक बंदा था जो जॉब कर रहा था, जिसका 8 घंटे का जॉब था। वो 8 घंटे में से उसको 3 घंटे 4 घंटे का वक्त मिला। उसने उस वक्त को यूटिलाइज करा। तो उसको मैंने वक्त कम करने की बात की है। मैंने उसको ये नहीं बोला कि 8 घंटे के बाद का तू अपना वक्त इन्वेस्ट करना। वो वाला टाइम नहीं बोला मैंने टाइम डायरेक्ट कम करने की बात की। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्रीमियम कम करने की बात की है। यदि आप 1 लाख पे पे करते हो, मैं आपको प्रीमियम कम कर दूंगा। 1 लाख रुपए में जीवन शांति लेकर के कौन से प्लान को एडजस्टमेंट करेंगे दोस्त? मैं वैसे कंसेप्ट मतलब कभी भी ये सब लेके नहीं आता, लेकिन इस बार लेके आया हूँ इस तरीके का। तो चलो मान लो आगे बढ़ते हैं एनीवे, है ना। समझने की कोशिश करते हैं कि मैं किस तरीके से आपको समझा रहा हूँ। कंसेप्ट समझ लीजिए, प्लान में मत जाइए। प्लान वगैरह बता दूंगा, कंसेप्ट बता दूंगा, सारी चीजें आपको आइडिया लग जाएगा कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा। आपके सामने लाइव बना करके दूंगा, लाइव बना करके दूंगा, राइट। तो उसके लिए कंफ्यूज मत होइए, पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए। वो मुझे ये लगता है कि यदि आपके मन में तो कि कहीं से ये आ रहा है कि ये कैसे होगा, तो पार्टी के भी दिमाग में आएगा कि ये कैसे होगा, है ना। और जब पार्टी के दिमाग, नो एडवांस प्रीमियम दोस्त, कोई एडवांस प्रीमियम की बात नहीं कर रहा, कोई बैकडेट की बात नहीं कर रहा, कोई रेफरेंस की बात नहीं कर रहा। आप लोगों के मैसेज में पढ़ नहीं पाया, राइट। तो अभी हम लोग अपने कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ये मैसेज है आपको कि डू यू नो यू कैन गेट 25% डिस्काउंट ऑन एनुअल सेविंग, राइट। एनुअल सेविंग की जब मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि इस तरीके का यदि मैं एक मैसेज बनाऊं और अपने क्लाइंट को दिखाऊंगा, क्लाइंट को भेजूंगा, मैं जब उससे मिलूं तो इस तरीके के मैं कम्युनिकेट करूं, राइट। तो पार्टी को भी आएगा कि ठीक है कैसे होगा, क्या होगा, मुझे बताओ, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट चलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि 9:15 का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल रखा है कि आपको ये एनुअल प्रीमियम आप पूरा भरते हैं, पूरा प्रीमियम आप यहाँ पे भर रहे हैं, राइट। तो एनुअल प्रीमियम आपका पूरा यहाँ पे जा रहा है, लेकिन इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे अगली वाली स्लाइड में मैंने यहाँ पे दिखाया है कि आपने जो एनुअल प्रीमियम भरा उसका 25% का डिस्काउंट आपको मिल गया। तो ये जो 25% का डिस्काउंट आपको मिल गया है दोस्त, आपके प्रीमियम से माइनस होके, हाँ, प्रीमियम से माइनस होकर के, तो 25% का मान लो आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल गया। तो अब वो पैसा आपके पास है, आप उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कीजिए। इसमें कहीं पर भी मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, राइट। तो यहाँ पे गेट 20%, 25% डिस्काउंट आएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हूँ। अभी ये 25% का जो डिस्काउंट है, वो किस तरीके से आप री इन्वेस्ट करोगे, इसका LIC और मेरे प्लान के कोई संबंध नहीं है। मैं तो आपको ऑप्शन क्रिएट करके दे रहा हूँ कि सर यदि आपने मुझे एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए दिए, आज प्रीमियम दिए, मैं नेक्स्ट ईयर से आपको 75,000 रुपये दूंगा, लूंगा आपसे प्रीमियम। जब 75,000 रुपये प्रीमियम लूंगा तो बचे हुए 25,000 का आप क्या करोगे? तो मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वो पैसे को री इन्वेस्ट कर सकते हो। री इन्वेस्ट आज 1 साल री इन्वेस्ट कर लीजिए, अगले साल आप अपने पर्सनल यूज में लीजिए। उसके बाद फिर आपके पास यदि कोई काम नहीं तो आप वापस उसको री इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद अपने बिजनेस में उसको यूज कीजिए। उसके बाद फिर वापस आपके वो कुछ बिजनेस में यूज नहीं है तो आप उसको वापस से अपना री इन्वेस्ट कर दीजिए। यानी आपको हर साल जो 25-25% अमाउंट आपको बचने वाला है, ये 25-25% डिस्काउंट अमाउंट को आप इन्वेस्ट कीजिए। आप गोल्ड परचेज कर लीजिए, आप फैमिली में को लेकर के घूमने के लिए जाइए, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, अपना बिजनेस का ब्रांडिंग कीजिए, आपको चिल्ड्रन के एजुकेशन में खर्च कीजिए। अब जब मैं आपको बोलता हूँ कि गोल्ड परचेज कीजिए तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। यानी आपका जो सेविंग था, वो सेविंग से जो मैंने आपको डिस्काउंट करा, वो डिस्काउंट के बाद आपका वापस से बेनिफिट बढ़ने वाला है। फैमिली ट्रिप करोगे तो आप उसको अपनी लाइफ के लिए, आपके लिए बहुत अच्छी यादें रहने वाली हैं, तो वो भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है।
आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करो, मैं खुद आपको 25% अमाउंट देने वाला हूँ आपके प्रीमियम का कि इसको इन्वेस्टमेंट कर दो म्यूचुअल फंड में, राइट। वो मैं खुद दूंगा आपको, मैं खुद आपको एडवाइस करूंगा। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपसे बात करूंगा। मैं बिजनेस ब्रांडिंग की बात कर रहा कि सर जो 25% अमाउंट आपके हाथ में बचा है, आप इसको बिजनेस की और अपनी ब्रांडिंग कीजिए ताकि आपका बिजनेस और ग्रो हो। जो बिजनेस ग्रो होगा तो ज्यादा पैसे कमाएंगे, जब ज्यादा पैसे कमाएंगे तो और अच्छी आपकी लाइफ होगी। तो मैं आपका पैसा जो 25% बचा है वो आपको और इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसी जगह पे जहां पे आप उसका वापिस आपका वैल्यू मिल पाए। आप बच्चों के एजुकेशन के ऊपर खर्च कीजिए ताकि आपके बच्चे अच्छे से अच्छा एजुकेशन ले पाए। ये डायरेक्ट आपको 25% अमाउंट जो आपको मिलने वाला है, आप उसका बेनिफिट आप उसका ले सकते हैं, राइट। यहाँ तक मेरी बात यदि आप लोगों को क्लियर हो गई दोस्तों, तो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए यस करके। वापस से समराइज कर दूं कि जो आपका प्रीमियम है, प्रीमियम में से 25% का डिस्काउंट जो मैं आपको दिलाऊंगा, वो 25% का जो डिस्काउंट रहेगा आप उसको अपने बिजनेस में यूज कीजिए, आप अपनी पर्सनल लाइफ में यूज कीजिए, आप उसको इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं पर भी जो भी आपको लगे वो उसमें कीजिए ताकि आपको उससे और बेनिफिट मिल पाए। यानी आपके बचे हुए पैसे से आप बेनिफिट और ले पा रहे हैं, यानी आपके इंश्योरेंस के साथ साथ आप अदर अदर बेनिफिट भी आप ले पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर मेरी बात आपको हुई। तो अभी ये होगा कैसे, है ना। थोड़ा सा आप, इंश्योरेंस में दो पीरियड होते हैं, एक होता है एक्यूमुलेशन पीरियड, ठीक है। एक्यूमुलेशन पीरियड का मतलब होता है जब तक मेरा पैसा भरना है, यानी मेरा प्रीमियम पेइंग टर्म, है ना, जब तक मैं पैसा डालने वाला हूँ वो वाला पीरियड जो है वो मेरा एक्यूमुलेशन पीरियड है, जहाँ पे मुझे डायरेक्ट एलआईसी से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब पैसा नहीं मिलेगा। बेनिफिट से मेरी बात है पैसे को लेकर, है, कि जहां से मुझे कोई रिटर्न नहीं आने वाला। तो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जहां पे मैं पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, संचय कर रहा हूँ, बचत कर रहा हूँ, पैसे को डाल रहा हूँ, दैट इज द एक्यूमुलेशन पीरियड, राइट। तो एक्यूमुलेशन पीरियड क्या होगा, मान लो मैंने आपसे 3 लाख रुपए का प्रीमियम लिया और 15 साल तक के लिए आपसे प्रीमियम लिया, और मैंने आपको किसी भी तरीके का कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो आपको 45 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। 3 लाख मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 45 लाख रुपीज। ये एक्यूमुलेशन पीरियड विदाउट एनी डिस्काउंट जो मेरा दूसरा एलआईसी एजेंट दोस्त ले जाकर के देने वाला है, राइट। मैं क्या देने वाला हूँ, तो मैं जो देने वाला हूँ विद डिस्काउंट, आपको पहले साल 3 लाख रुपए पे करना है, आपको डिस्काउंट कुछ नहीं मिलेगा पहले साल में। आपको एक साल का पीरियड जो होगा वो 3 लाख रुपए का टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट ईयर में आपको 3 लाख रुपए आप जब पे करोगे, आपको 75,000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको मुझे जो चेक देना रहेगा वो 2,25,000 रुपए का ही देना है। और ऐसे आने वाले 14 साल तक आपको मुझे पीरियड में आपको पैसे देना है। 14 साल के बाद आपका जो अमाउंट बनता है 14 मतलब 2,25,000 के हिसाब से 31,50,000 रुपए का अमाउंट होता है। और जो पहले साल का 3 लाख है उसको जोड़ दीजिए, तो टोटल आपने कितना पेड किया, 34,50,000 रुपए। और पहली कंडीशन में आपने कितना पे किया था, 45 लाख रुपए, राइट। तो अभी आपको टोटल डिस्काउंट कितना हो गया दोस्त, तो अभी आपका हो गया 75,000 रुपये हर साल जो आपको मिला है डिस्काउंट। तो 75,000 मल्टीप्लाई 14, तो कितना हो गया, 10,50,000 रुपये। यानी मैं वो बात कर रहा हूँ कि जब आप पैसे को दे रहे हैं, जब आप वो पैसे का संचय कर रहे हैं, जब वो पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी समय आपको डायरेक्ट आपको 10,50,000 रुपये का बेनिफिट मेरी स्कीम में मिलेगा, जबकि दूसरे की स्कीम में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा बंदा 3 लाख मल्टीप्लाई 15 करके आपको 45 लाख रुपए आपको टोटल पीरियड में लेने वाला है। मैं आपसे लेने वाला हूँ टोटल 34,50,000 रुपए। यानी मैंने आपको जो डिस्काउंट दिया है वो दिया है 10,50,000 रुपये का, डायरेक्ट आपको डिस्काउंट मिल गया। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई तो मुझे बताएं, बिकॉज ये कंसेप्ट है, तो यदि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं रिपीट करते हुए चलूंगा। यानी मैंने डायरेक्ट आपको, यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि मैंने 3 लाख रुपए का प्रीमियम था, वो नेक्स्ट ईयर से 2,25,000 रुपये ही लिए हैं। मैंने आपको 3 लाख रुपए नहीं लिए, मैंने ये नहीं बोला कि इसका ऐसा गुणा करेंगे, ऐसा भाग करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं, राइट। कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि रिपीट कर दीजिए। मैंने 3 लाख, एक नॉर्मल एजेंट जो जाएगा वो 3 लाख रुपए को 15 साल के हिसाब से लेगा पार्टी से, 45 लाख रुपए की बात करेगा। मैं जाकर के बोलूंगा कि 3 लाख रुपए आपको पे करना है, और आपको नेक्स्ट ईयर से आपको 75 रुपए का डिस्काउंट रहेगा, तो आपको जो टोटल अमाउंट पे करना रहेगा 34,50,000 रुपये रहेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, 10,50,000 रुपये का बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर हो गया यहाँ तक मेरी बात। 25% कैसे मिलेगा, अभी आते ना, जल्दबाजी नहीं, जल्दी का काम शैतान का हो जाता है फिर।
अभी डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड में जाइए, यानी मैंने 15 साल तक आपसे पैसे लिए, अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड में आ गया, अभी मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी हमको पैसा वापस मिलने वाला है। राइट। तो जल्दी जब आपको पैसा वापस मिलेगा तो उसमें आपको पैसा कैसे मिलेगा? अब हम लोग एंड ऑफ द, जैसे आपका 15 साल कंप्लीट होगा तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड के पहले साल ही आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, पहले साल ही 2 लाख रुपए मिलेंगे। 1 लाख रुपए आपको आने वाले 9 सालों तक मिलते रहेंगे। मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ किया है दोस्तों, मेरे को एग्जैक्टली फिगर नहीं लिखना, राउंड ऑफ करके मैंने बात की है। राइट। तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए पहले साल मिलेंगे, 1 लाख रुपए आपको आने वाले 9 साल तक मिलेंगे, यानी 9 लाख रुपए। 4,90,000 रुपए आपको 10 साल तक मिलने वाले, यानी 49 लाख रुपीज आपको मिलने वाले। 7,15,000 रुपए आपको आने वाले 15 सालों तक मिलने वाले, यानी 1,07,25,000 रुपए का अमाउंट आपको मिलने वाला है। और लास्ट में जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड एंड होगा, आपको 1,04,00,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब एकुमुलेशन वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन यदि हम लोग करेंगे, समझेंगे, तो हमने पीरियड कितना लिया एकुमुलेशन के लिए? 15 साल। डिस्ट्रीब्यूशन हमने कितने साल का दिया? 36 साल का। टोटल हमारा टर्म कितना हुआ? 51 साल, 51 ईयर्स। डिस्काउंट मैंने जो आपको एकुमुलेशन पीरियड के समय दिया वो 10,50,000 रुपए का बोला, वो डिस्काउंट को भी जोड़ूं, वो डिस्काउंट को यदि मैं जोड़ता हूं तो मेरे को 2,81,75,000 रुपए का अमाउंट मेरे पास आया। मैंने डिस्काउंट को यदि मैं काउंट करता हूं तो। राइट। तो अभी हम समराइज करेंगे तो 2,81,00,000 जो मेरे को बेनिफिट मिला स्कीम के द्वारा, तो 2,81,75,000 को यदि मैं 34,50,000 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिटर्न आंसर आने वाला है 8.16%। यानी कि अभी मेरा मैसेज क्या है आपको, समरी क्या है? मोर देन 8 टाइम्स टैक्स फ्री आपको रिटर्न आपके हाथ में आ गया। मोर देन 8 टाइम टैक्स फ्री रिटर्न आपके हाथ में आ गया, यानी आपने 34,50,000 रुपए पे किए, 2,81,00,000 का आपको बेनिफिट मिल गया। राइट। तो आपको रिटर्न कितने परसेंट हो गया? 8 टाइम से भी ज्यादा का आपको रिटर्न आ गया। राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हमारा मैसेज है, हम बनाना चाहें तो हम ऐसा बना सकते हैं, डू यू नो you can get 25% discount on annual saving with 8 time tax free return. How? Just call me, है ना? इस तरीके का यदि हमने एक मैसेज बनाया, पार्टी को दिया, तो पार्टी को थोड़ा लगेगा कि मैं किस तरीके से बेनिफिट ले सकता हूँ, क्या बात कर सकता हूँ, और वो आपको यहाँ पर कॉल करेगा या आपसे जब भी बात होगी तो आप उसको समझाएंगे, बताएंगे किस किस तरीके से आपने उनसे बातें की। राइट। यहाँ तक मेरी बात यदि आप लोगों को क्लियर हो गई तो 15 साल आपको पैसे पे करने हैं, 36 साल तक आपको पैसे लेने हैं। 15 साल में आपने पैसा पे किया 34,50,000 रुपए, और 36 साल में आपको जो टोटल पीरियड आपको मिला, उस पीरियड में आपको पैसा मिला 2,81,00,000 रुपए। तो 2,81,00,000 रुपए को आप 34 लाख से मतलब इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपको 8 टाइम के आसपास का रिटर्न आ जाएगा। यानी जो आपकी स्कीम है उसमें आपको 8% का 8 गुना आपको रिटर्न मिला आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इस तरीके का आप मैसेज बना के भेज सकते हैं। राइट। ये सॉफ्टवेयर में आपको 20 और सॉफ्टवेयर के अंदर से आप बेहतरीन नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं बस 2 मिनट के अंदर। तो अभी आपके सामने यहाँ पर आएगा 3,05,000 रुपये, मतलब वो थोड़ा सा अमाउंट अभी डालने में आगे पीछे हुआ है, तो आपका एग्जैक्टली 3 लाख के आसपास आता है और 2,25,000 के यहाँ पर आसपास यहाँ आ जाता है। आपको पहले साल 2 लाख रुपए मिला, फिर आपको 9 साल तक आपको यहाँ पर 1-1 लाख रुपए मिलता रहा, फिर आपको आने वाले 10 साल तक आपको 4,90,000 रुपये मिलते गए, फिर आपको 7,15,000 रुपये आपको मिलते गए 15 साल तक, और लास्ट में जाकर के आपको 1,04,00,000 की मेच्योरिटी आपको यहाँ पे मिल गई। राइट। तो अभी मैंने यहाँ पे जो टोटल दिखाया वो क्या दिखाया कि आपको पहले साल आपको 3 लाख रुपए पे करना है, और उसके बाद का जो अमाउंट है आपका वो आपका डिस्काउंट के साथ आपको रहेगा, यानी आपको प्रीमियम इतना ही पे करना रहेगा। आपको पहले साल में 2 लाख की मैच्योरिटी, जिन लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा दोस्तों मेरी बातों को शुरू में यदि जो कंफ्यूज हो रहे थे, तो 2 लाख की मैच्योरिटी आपको कैश फ्लो में आ गई। 1 लाख रुपए का आपको 9 साल तक ये अमाउंट आ गया। राइट। 4,90,000 रुपये आपको यहाँ पे पकड़ लीजिए आप 10 साल के लिए, और उसके बाद आपको यहाँ पर 7,15,000 रुपये आपको आने वाले 15 साल तक है, और 1,04,00,000 आपको मेच्योरिटी के रूप में मिल गए, तो 2,72,00,000 रुपये आपको आ गए। यही चीज मैंने राउंड फिगर के रूप में यूज किया था, राउंड फिगर के रूप में मैंने आपको जो बोला था वो यहाँ पर 2,71,00,000 जो यहाँ पे एग्जैक्टली जो फिगर थे मैंने वहां पे थोड़ा वो किया था,
तो एग्जैक्ट फिगर ना लिखे राउंड फिगर लिखा था। तो ये आपको 2 करोड़, ये जो यहाँ पे जो डिस्काउंट का मैंने पार्ट रखा हुआ है, तो जो डिस्काउंट का हमारा पार्ट रहेगा, तो वो डिस्काउंट में जो हमने प्रीमियम में डिस्काउंट दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो जो प्रीमियम में डिस्काउंट है, क्योंकि हर साल उसको 3-3 लाख रुपए पे करने की जरूरत नहीं है, राइट। उसको जो डिस्काउंट मिलते जा रहा है, ये डिस्काउंट हम लोग काउंट करा के उसको बता के समझा के देंगे। फिर उसको ये समझ में आया कि हाँ, पहले साल मुझे 3 लाख भरना है, फिर 2,25,000 के आसपास का अमाउंट मुझे पे करना है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 75 रुपए का हर साल डिस्काउंट मिलने वाला है, राइट। तो इस तरीके से सिंपल मैंने 30 साल का एग्जाम्पल लिया। आप चाहो तो 40 साल का बना सकते हो, 40 साल में थोड़ा बहुत 19-20 करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे 40 साल का ऑलरेडी बना के रखा हुआ था एक प्रेजेंटेशन, ये 40 साल का भी है। तो 40 साल में आपको क्या करना है कि 40 साल में सेम चीज आपके चलने वाली है, सेम अमाउंट लगभग। यहाँ पे आपको 22% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पे 25 का नहीं मिलेगा। हम पार्टी को बोल सकते हैं कि सर आइडियल एज 30 है, 30 के ऊपर यदि आप जाते हो तो आपका डिस्काउंट अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा। तो अभी आपकी 30 की जगह 40 की एज हो गई, तो 40 के एज के हिसाब से आपको 25,000 का मतलब 25% का डिस्काउंट ना होकर के 22% का डिस्काउंट आपको मिला है, राइट। तो 22% का डिस्काउंट आपके यहाँ पे मिलता रहेगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो 22% ही आएगा वहां पर। तो 22% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आपको यहाँ पे शुरू में लमसम नहीं मिलेगा, एक नॉमिनल अमाउंट मिलेगा। फिर आपको 1.5 लाख मिलता रहेगा 4 साल तक। फिर आपको 3 लाख रुपए मिलता रहेगा आने वाले 5 सालों तक। फिर 6 लाख रुपए मिलता रहेगा आने वाले 15 सालों तक। और लास्ट में 1 करोड़ की मैच्योरिटी मिलेगी। यानी 40 के एज के बंदे को यदि मैं प्रेजेंटेशन बना के दूंगा, तो यहाँ पे उसको बता दूंगा कि भाई आपका जो टोटल पैसा है वो आपको मिलने वाला है 2,15,000 रुपये आपको मिलने वाला है। बाकी जो डिस्काउंट के अमाउंट आप जोड़ेंगे तो वो डिस्काउंट के अमाउंट आप जोड़ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से मैं एक सिंपल प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ। ये प्रेजेंटेशन दिखाने का समझाने की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप पूरा कंसेप्ट समझा चुके होंगे, पार्टी कन्विंस हो चुकी है कि बता दिया आपने। उसके बाद इसका सिंपल आपको एक प्रिंट आउट निकाल के उसको दिखा देने का, ये देखो जो मैंने आपको समझाया वो इसी तरीके से आपको मिलने वाला है। आपको पहले से शुरुआत से लेकर के प्रेजेंटेशन ओपन करके रखने की जरूरत नहीं है। पहले आप अपने कंसेप्ट के ऊपर बात कीजिए। बिकॉज ये पैसा जो हमने यहाँ पे 25% किया है डिस्काउंट के रूप में बोला है, ये अट्रैक्शन क्रिएट करेगा उसको। जब ये अट्रैक्शन क्रिएट करेगा ना, तब वो पार्टी इंटरेस्टेड होंगी। यानी मैं उसको ये बात समझाऊंगा कि आपको एक्यूमुलेशन पीरियड के भी में भी आपको पैसा मतलब आपका सेव हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। और जो मेच्योरिटी आ रही है, मेच्योरिटी के समय में तो आपको लमसम पैसा मिल रहा है। तो जो मैंने 30 के इसके हिसाब से निकाल के आपको दिखाया, तकरीबन आपको 8 टाइम्स आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 8 गुना आपको पैसा मिलने वाला है, राइट। इसको हम लोग परसेंटेज को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं यदि हम लोग इसका आईटी बेनिफिट यूज करें। हम इसको इनकम टैक्स के साथ जोड़ेंगे तो हम उसका ऑब्वियसली भी बढ़ा सकते हैं। अब ये अमाउंट मैंने 3 लाख के हिसाब से ली है, आप अपने पार्टी के बजट के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन 3 लाख के हिसाब से यदि पार्टी को समझाएंगे बताएंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट होगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट होगा। तो और पार्टी से एक लमसम अमाउंट आप ले सकते हो। आपकी मानसिकता ये होनी चाहिए मेरी नजर में कि यदि आप पार्टी को अभी 30 लाख के पीएम के हिसाब से कन्विंस कर पाए, और मार्च के महीने में ऑलरेडी उसका माइंड सेट है इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। तो अभी होगा क्या, ये 3 लाख के हिसाब से यदि मान लीजिए आपके पास 10 पार्टी भी आती हैं और जो आपके साथ डील क्लोज करती हैं, तो 30 लाख का प्रीमियम आपके हाथ में आता है, यानी एमडीआरटी अचीव हो गई, राइट। तो ये एमडीआरटी अचीव करने के लिए आपको बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है, जहां से आप, क्योंकि वो मैं पहले शुरुआत में ही बोला कि उसका भी माइंड सेट है इन्वेस्टमेंट करने का। और एक बिजनेसमैन है जो आराम से इन्वेस्टमेंट कर लेगा, उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है 25-30 लाख, 2-3 लाख पे उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। वो आराम से इन्वेस्ट कर सकता है, 25,000 रुपये महीने आता है 3 लाख के हिसाब से देखा जाए तो। उसका डिस्काउंट मिलेगा तो उसको और कम हो जाएगा। तो आरडी दुकानदार आप देखोगे तो वो 500-1,000 रुपए की तो आरडी ओपन करके रखते हैं ना। तो जो आरडी ओपन करके रखते हैं वो आरडी के सामने हमें कंसेप्ट समझा पाए, बता पाए, तो ज्यादा बेहतर तरीके से हमारा काम हो सकता है दोस्तों। तो यदि इस तरीके का प्रेजेंटेशन का यदि हम लोग कुछ टीम बना के जाएंगे ना पार्टी के पास, तो हम लोग कहीं ना कहीं उससे दूसरे लोगों से अलग नजर आएंगे। और जहां पे हम लोग अलग नजर आएंगे तो हमको बिजनेस मिलने की वहां पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी। तो ये चीज मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा इसके ऊपर सोचो। मैं हमेशा अपने हर सेशन में बोलता हूँ, मैं पहले भी बोला कि मेरा नेचर नहीं है इस तरीके का कंसेप्ट बनाने का, लेकिन लोगों को इस तरीके के कंसेप्ट की बहुत डिमांड रहती है, मांगते हैं, इसलिए मैंने बनाया है। अदरवाइज मैं प्लान एक सिंगल प्लान के ऊपर कंसेप्ट बनाता हूँ, मैं कभी भी कॉम्बिनेशन पे ज्यादा जाता नहीं हूँ, राइट। तो प्रोस्पेक्ट कौन है हमारे लिए, तो हमारे लिए इसके लिए सबसे अच्छी जो प्रोस्पेक्ट है, तो मुझे लगता है कि कोई भी जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो आपका बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। मिडिल क्लास फैमिली में आज आप देखोगे तो 2.5-3 लाख रुपए नॉर्मल उन लोगों की इनकम हो चुकी है।
एक मिडिल क्लास फैमिली की। अब वो HNI में नहीं आते, वो 2.5-3 लाख में जो कमाता है वो महीने का, वो अभी मिडिल क्लास फैमिली में आने लगा है। तो मिडिल क्लास फैमिली जो भी है वो आपके प्रोस्पेक्ट रहने वाले हैं, है ना। स्पेशली अभी इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स जो हैं, ये आपके लिए स्पेशल सेगमेंट है, जहाँ पे आप जा सकते हैं, क्योंकि इनको इनकम टैक्स के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, राइट। तो इनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा होती है। तो स्पेशली IT इंजीनियर जो होते हैं वो, और डॉक्टर्स को आप अप्रोच कर सकते हैं। जो मैं ये देख रहा हूँ कि कोविड के दौरान में ना बहुत ज्यादा रियल एस्टेट में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है, एंड लास्ट में जो है कि आपके जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल साउंड यदि आपके जो क्लाइंट हैं, आप उनको अप्रोच कीजिए, उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए। 3 लाख का नहीं करेगा तो 1 लाख का करेगा। उसके हिसाब से कंसेप्ट को आप बना करके, आप उसको डिजाइन करके, आप बड़े आसानी से आप उनको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो 2-4 मैंने सेगमेंट आपको देने की कोशिश करी है, क्योंकि ये मेरे खुद के देखे समझे सेगमेंट है। और मैं चाहता हूँ कि आप उस सेगमेंट में एंटर करें जहां से बिजनेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। आप उस सेगमेंट में मत जाइए जहां पे जिनके पास अभी पैसे नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होते हैं जहां पे मार्च में उनके पास पैसा नहीं होता। तो जिनके पास पैसा है, हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। जिनके पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, उनके पास जाने की कोई क्यों कोशिश करें, राइट। तो हमको वहां पे जाने की कोशिश करना है। तो अभी दोस्तों मुझे लगता है कि समय है जहाँ पे आपको एक लंबी उड़ान भरने का समय आ गया है। और ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, राइट, तो ये कंसेप्ट को आप देखिए, समझिए। बीन्स और सॉफ्टवेयर यदि आपको अपडेट नहीं होगा, तो बीन्स और सॉफ्टवेयर का आप अपडेट ले लीजिए। ये कल आपको अपडेट आपको ऑफिस से भी मिल जाएगा, राइट। तो आप अपडेट लेकर के आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं, देख सकते हैं, आप उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। एंड एंड उसके बाद आप अपने पार्टी से मिलना शुरू कीजिए। अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि डायरेक्ट जाकर के पार्टी को प्रेजेंटेशन मत दिखाइए। जब भी हमें किसी को कॉम्बिनेशन समझाना है, बात करना है ना, तो उसको पहले एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश कीजिए। जब वो बंदा समझ जाएगा, जब आपके साथ उसका एक ट्यूनिंग जम जाएंगी और आपको लगेगा कि हाँ वो इंटरेस्टेड है, तभी आप उसको अपना ये जो PDF है या प्रिंट आउट है, आप उसके सामने रखिए। अलग अलग एज के हिसाब से आप बना के रखिए अपने हिसाब से, जो आपको लगता है। जैसे मैंने 30 का बना के दिया, एक 40 का भी मैंने आपको बना के दिखाया, एक 45 का भी आप बना के रख लीजिए। तो 30, 35, 40, 45 ऐसे चार बना के रख लीजिए। जो भी बंदा रहेगा उसके आसपास आएगा, उसके हिसाब से आप उसको समझा सकते हैं, राइट। तो मेरी आज ये कोशिश की दोस्तों कि आपको मैं बता पाऊँ कि कुछ कंसेप्ट के साथ आप लोग यदि मार्केट में जाएं तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है, राइट। ये बेसिकली प्लान कॉम्बिनेशन है। मेरा पर्सनली इंटरेस्ट प्लान कॉम्बिनेशन में बहुत 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 कम है। मैं कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता प्लान कॉम्बिनेशन के ऊपर। मुझे लगता है कि इंडिविजुअली प्लान ज्यादा बेस्ट होता है। कंसेप्ट हमारा अच्छा होना चाहिए, समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। बट ये जो कंसेप्ट के ऊपर मैंने काम किया है, तो ये बिल्कुल रेगुलर जो हमारे मैच्योरिटी सेटलमेंट के रेट्स हैं और बाकी चीजें, उसके हिसाब से काम किया हुआ है, राइट। राइट। तो हमारा नेक्स्ट सेशन फ्राइडे को रहेगा, सिस्टम ऑफ सक्सेस का। तो उसमें डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।